प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज से 45 वर्ष पहले देश पर थोपा गया था आपातकाल। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने आज करनाल में लोगों की समस्याओं को सुना। जिला रोजगार अधिकारी को किया तुरंत प्रभाव से निलंबित। बिजली बिल में गड़बड़ी के चलते एक क्लर्क को भी किया सस्पेंड करने के दिए निर्देश। नूंह में चल पशु चिकित्सालय वाहन की शुरुआत। पशुपालकों को गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और यमुनानगर जिले के गांव हाफिजपुर के किसान मधुमक्खी पालन का कर रहे हैं व्यवसाय। अन्य युवाओं को भी प्रशिक्षण देकर बना रहे हैं स्वावलंबी। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किए, यातनाएं झेली, उनको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भुला पाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया। नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था। खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है। वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं। और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो। तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 45 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आज से 45 वर्ष पहले एक परिवार की सत्ता की भूख के कारण देश में आपातकाल लागू हुआ। रातों रात देश को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, न्यायालय, बोलने की आज़ादी, सभी को कुचल दिया गया। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। लाखों लोगों के प्रयास की वजह से आपातकाल हटा। भारत में लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह अनुपस्थित रहा। एक परिवार का हित पार्टी के हितों और राष्ट्र हितों पर हावी था। यह खेदजनक स्थिति आज भी कांग्रेस में फलीभूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने, अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने और किसानों, गांवों तथा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीयों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल का फैसला एक कारगर कदम है। इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत से पशुपालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। इससे मेहनतकश किसानों की आय, निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को भी
मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी। कोरोना महामारी को देखते हुए जनता दरबार में 100 शिकायतों को शामिल किया गया और टोकन नंबर के हिसाब से लोगों को प्रवेश मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद न रहने पर जिला रोजगार अधिकारी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल में गड़बड़ी पर बिजली निगम के क्लर्क को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में अधिकतर समस्याएं सरकारी विभागों और पुलिस से संबंधित थीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मैंने सुनी है, बहुत से विभागों के विषय थे, पुलिस के विषय भी थे, कुछ बिजली डिपार्टमेंट के विषय थे, कुछ लोगों के आपसी झगड़े थे, ग्राम पंचायत के नाते से कुछ इश्यूज थे, शिक्षा विभाग के थे। वो सारे संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उनको कह करके कुछ तो हाथों हाथ फैसले हो गए हैं, बाकी उनको काम दे दिया गया। और नूंह में पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने चल पशु चिकित्सालय वाहन की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में पशुपालकों को जागरूक करेगी। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि चल पशु चिकित्सालय वाहन में पशु चिकित्सक गाँव में जाकर पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवाएं और पशुपालन विस्तार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये वाहन बाहर ऐसे गांवों में जाएंगे जिनमें पशु संस्थाएं नहीं हैं और पशुधन की संख्या 600 से अधिक है। गांव में कम से कम 1 से 1.5 घंटा ये रुकेगी और वहाँ पर अगर उस गांव में कोई भी पशु बीमार है या किसी को कुछ पूछना है या जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनको सबको डॉक्टर सुनेगा और वहीं तत्काल वहीं इलाज उनको किया जाएगा, यानी कि उनके डोर स्टेप पे ही इलाज होगा। वैन चलाई है, ये हमारे गांव में पशु के लिए बहुत फ़ायदा है और सरकार के लिए बहुत शुक्रिया है। और गांव में जब वैन डोल रही है, गांव से बहुत दूर हॉस्पिटल है और ले जा ना पा रहे, अब गांव में आने लग रहे हैं डॉक्टर और वैन, तो बहुत शुक्रिया है सरकार। काफ़ी दूर दूर थी और काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमारा। इस सरकार ने बहुत धन्यवाद देते हैं इस सरकार के लिए। और जो हमारे जो पशुओं के लिए काफ़ी गड़घोटा हो जाता था, कोई बीमारी हो जाती थी, अब वैन चलिए, ये बहुत वैन के लिए बड़ा धन्यवाद। गांव के सभी पशुओं के लिए सारे गांव में बहुत अच्छा फ़ायदा है। हम सरकार के लिए बहुत अच्छा शुक्रिया मनाते हैं भी। केंद्र और प्रदेश सरकार की खेतीबाड़ी और मधुमक्खी पालन की विभिन्न योजनाएं किसानों और इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को सहयोग दे रही है। वहीं यमुनानगर जिले के गांव हाफिजपुर में किसान खेतीबाड़ी के साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर अन्य युवाओं को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज ने बताया कि मैंने 6 बॉक्स से मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था और अब मेरे पास 1000 बॉक्स हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो मधुमक्खी बॉक्स पालन के लिए कई प्रजातियों की मक्खी होती हैं, लेकिन बॉक्स में एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पाली जाती है जो ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन करती है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शहद का प्रयोग करना चाहिए। को आगे है, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ 6 बॉक्स ही ये काम किया था। मैं अच्छी तरह मैंने शिक्षा ग्रहण की, पूरी संख्या बढ़ाता गया, मधुमक्खी की संख्या बढ़ाता गया। जब मेरे पास लगभग 100 बॉक्स हो गए, फिर मैं इनको लेकर के बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश वहाँ तक गया। सर जितने भी आयुर्वेदिक बनाते हैं, हालांकि बहुत सारे शहद उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेन उसमें जो है अजवाइन का शहद है, जामुन का है, तुलसी का है और सौंफ का शहद है। तो इस तरह के जो शहद हैं वो आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनी है वो इस तरह के शहद ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इनको ही इनके काम से ही सीखने को मिला। इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी 18 साल पहले। धीरे धीरे मैं भी सीखता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया सर। इसी वजह से मैं इनके साथ 18 साल से जुड़ा हूँ सर। मेरे को इस रोजगार से मेरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है सर, पालन पोषण हो रहा है। मैं सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस काम की ओर ध्यान दे रही है सर।
जिला उद्यान विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमेश सैनी ने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर सेमिनार और सब्सिडी के आधार पर मधुमक्खी बॉक्स उपलब्ध करवाती है। जिले में हर साल लगभग 1500 टन शहद का उत्पादन होता है और विभिन्न राज्यों से व्यापारी हरियाणा में शहद खरीदने के लिए आते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य विभाग पलवल द्वारा जिले में हर घर को पीने का स्वच्छ पानी नल द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग के जिला सलाहकार कुसुम जांगड़ा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी का पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर बनने वाली ग्राम जल एवं सीवरेज समिति में 50% महिलाओं की भागीदारी की जा रही है। इनमें आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समूह सहायता समूह की महिलाएं, महिला पंच और सेवानिवृत्त महिला शिक्षक शामिल हैं। जिला सलाहकार ने कहा कि जल प्रबंधन पर 10% पंचायत विभाग द्वारा खर्च किया जाएगा। जिले के सभी गांवों में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग ने 29,920 पेयजल कनेक्शन को वैध करार दिया है। तो इसका हरियाणा गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका टारगेट जून 2022 तक अचीव करने का रखा है और इसी कार्य में हमने सबसे पहले हाउस होल्ड सर्वे, जो कि पलवल जिला में 133% हमने कंप्लीट कर लिया है। हाउस होल्ड जो हमारा बेस है इस जल जीवन मिशन को सक्सेसफुल बनाने का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के विद्यार्थियों का असेसमेंट उनके पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन वह स्टूडेंट्स को बाद में पेपर देने का विकल्प नहीं देना चाहता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया। यह ऐप भारतीय रेड क्रॉस द्वारा शुरू की गई है, जो कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल उन लोगों के लिए संदेश है जिन्हें रक्त की अपने परिवारजनों और मित्रों के लिए ज़रूरत होती है। लोगों की भाग दौड़ को कम करने में यह ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये एक बड़ा संदेश है, विशेषकर स्वैच्छिक रक्तदाताओं के लिए तो हमारा संदेश हमेशा होता ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए संदेश है जिनको कि रक्त की आवश्यकता है अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए। और जब तकलीफ़ आती है और ज़रूरत पड़ती है तो तब आदमी बहुत परेशान होता है। ऐसे मौके पर एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक में भागना, जगह जगह से कहीं पता लगता है कि ब्लड उपलब्ध नहीं है तो दूसरी जगह जाना, तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ होती है, उसकी भी तकलीफ़ की भी कंपाउंडिंग हो जाती है। ऐसे में ये ऐप जो बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिसको भी रक्त की आवश्यकता है वो ऐप के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट को बता सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोरोना महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आंकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज से 45 वर्ष पहले देश पर थोपा गया था आपातकाल। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को किया नमन।
मुख्यमंत्री ने आज करनाल में लोगों की समस्याओं को सुना। जिला रोजगार अधिकारी को किया तुरंत प्रभाव से निलंबित। बिजली बिल में गड़बड़ी के चलते एक क्लर्क को भी सस्पेंड करने के दिए निर्देश। नूंह में चल पशु चिकित्सालय वाहन की शुरुआत। पशुपालकों को गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और यमुनानगर जिले के गांव हाफिजपुर के किसान मधुमक्खी पालन का कर रहे हैं व्यवसाय। अन्य युवाओं को भी प्रशिक्षण देकर बना रहे हैं स्वावलंबी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।